दिस इज सोनू, वेलकम टू शून्य से शिखर तक। आज का हमारा जो सेशन है नंबर सिस्टम का है। तो आइए नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नंबर सिस्टम में क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है मिश्रित संख्याएं, ठीक है। मिश्रित संख्याएं, और मिश्रित संख्याएं हो गई नंबर सिस्टम में। कोई भी संख्या क्या होगी, अगर मिलकर बनी है तब उसको क्या कहेंगे, मिश्रित संख्या। हम नंबर सिस्टम में शुरुआत कहाँ से करेंगे, मिश्रित संख्या से। अब आपको ये हम नहीं बता रहे नंबर सिस्टम क्या है कैसे है, अभी आपको बताते चलेंगे, आप समझते चलेंगे, उससे आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा। मिश्रित संख्याएं हैं, अब किन किन से मिश्रित संख्याएं बनी होंगी ये आप जान लीजिए। तो पहली बात ये होती है, मिश्रित संख्या जो बनी होगी वो रियल नंबर से होगी। रियल नंबर से बनी होगी डियर फ्रेंड। रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या से, ठीक है। वास्तविक संख्या से बनी होगी। और दूसरी क्या है, दूसरी हमारी जो बनी होगी वो इमेजिनरी से, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसको कहेंगे काल्पनिक, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और सिर्फ कल्पना में ही आ सकती है, ख्वाबों में आ सकती है, सपनों में आ सकती है। वह क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात करें कि रियल नंबर, तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक्चुअल में प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट्स, ठीक है। अब इसमें रियल नंबर्स के भी पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, एक है रेशनल, रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर है इसी को कहेंगे हम परिमेय संख्या, ठीक है। आपको यहाँ लिख देते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है, लिख दिया परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है वो होता है इर्रेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर, इसको कहेंगे अपरिमेय, ठीक है। इस तरह से संख्या मिलेगी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परंतु q इजकल टू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आप इस बात को समझ जाइए कि p बाई क्यू में कोई संख्या लिखी है तो वह परिमेय संख्या है, और p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए एक बात क्या है, आएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे जो रेशनल नंबर है इसमें भी पार्ट्स बटे हुए हैं। कौन कौन से पार्ट्स बटे हैं, रेशनल नंबर जो है इसमें कुछ पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट्स है उसको हम बता देते हैं, कहेंगे रिपीटिंग, एंड रिकरिंग, ठीक है। रिपीट भी हो रहा है और रिकरिंग भी है। कहने का मतलब है अशांत तो है, मतलब रिपीट तो हो रहा है बार 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 बार, जैसे 2.2 लिखा है 0.222, ऐसे रिपीट तो हो रहा है, लेकिन एक ही संख्या बार बार शांत नहीं है, अशांत हो रही है, ठीक है। और उसी को क्या कहेंगे, रिकरिंग। इसको यहाँ लिख देते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल मतलब अशांत और अनावृत दशमलव, ठीक है। अशांत और अनावृत दशमलव मतलब यह समझ जाइए कि जो शांत नहीं है वह उस प्रकार के दशमलव, और जिसका मतलब बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है उस प्रकार के दशमलव। फिर इसी में आ जाता है एक टर्मिनेटिव, ठीक है, टर्मिनेटिव डेसिमल। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है उसको कहते हैं शांत दशमलव। मतलब जैसे कोई पॉइंट्स नंबर से आ रहा, हम जैसे आपको बता दें शांत दशमलव किसको कह देंगे, आप जैसे ले रहे हैं कि 0.5, ये एक प्रकार क्या क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। अब आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, हम बताते चल रहे हैं, हाँ ठीक है। यहाँ होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल होता है इसी को आप कह सकते हैं अनावर्ती दशमलव। मतलब बार बार आ तो रहा है लेकिन वह अस्थाई नहीं है। जैसे हम कहें इसमें पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, ऐसे संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। अब पाई को आप ये मत कहिएगा कि परिमेय संख्या भी पाई है, पाई परिमेय संख्या भी है ये लोग कहते हैं, लेकिन पाई का जो मान होता है एक्चुअल में लिखते हैं 22/7। तो ये जो 22/7 के फॉर्म में लिखा गया है यह परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु जो पाई लिखा है इसका लगभग मान यह माना गया है, इसलिए यह PYQ में है तो इसको परिमेय कहेंगे। लेकिन पाई अगर लिखा है तो वो रेडियन में है, और रेडियन में है जब तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिव ही कहेंगे, ना कि उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। आप बात समझ पाए होंगे। अगर बात को समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी बात आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट बात करते हैं, जो करते हैं बात इंटीजर की। ठीक है, नेक्स्ट बात किसकी है? इंटीजर की। तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक की बात करें। अब पूर्णांक के लिए हम एक को आप क्या बना देते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं। चार्ट बना के समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे एक हमने लाइन खींचा और ये दे दी एक्सिस, एक्स कर दी उधर और इधर भी एक्स कर दी, इधर एक्स कर दिया, इधर एक्स डैश कर लीजिए, बीच में पॉइंट लगा दिया और यहाँ लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर दे दिया और सभी नंबर क्या हैं? प्लस में। इस बात को ध्यान में रखिए। और वही क्या इधर कर दिया या माइनस में, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स दे दिए जाए। एक्सिस पे दर्शा दिया गया है कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, और बीच में एक जीरो है, ये जीरो भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए इधर जो नेगेटिव वैल्यू है, यह भी पूर्णांक है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी पूर्णांक है, और जीरो स्पेशली क्या है? सिर्फ क्या है? पूर्णांक है। ना ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, ओनली वन क्या है? पूर्णांक है, कह सकते हैं इंटीजर है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अगर संख्या माइनस में है तो वह पूर्णांक नहीं हो सकती, हमेशा हो सकती है। संख्या माइनस हो सकती है, संख्या प्लस हो सकती है, दोनों कंडीशन में संख्याएं हो सकती हैं, और दोनों कंडीशन में जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? एक इंटीजर ही होंगी। इस बात को आप नोट करिए और बात को समझिए। अब इसमें और चीज़ें हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या चीज़ें बता दिया जाए, हम कहें कि जैसे आपको दे दिया जाए, मान लिया 17 दे दिया जाए, तो और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए क्या यह एक प्रकार का पूर्णांक है? -17 दे दिया जाए, -5/2 दे दिया जाए, ऐसे संख्याएं आपको दे दी जाए और कहा जाए क्या यह एक पूर्णांक है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, ये सभी एक क्या प्रकार के पूर्णांक हैं। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता है। पूर्णांक का मतलब है अपने आप में पूरा हो, पॉइंट में ना जा रहा हो। 5/2 लिखा गया था, वो पॉइंट में जा रहा था, वह पूर्णांक नहीं था। ठीक, अब आते हैं इसी के बाद इंटीजर तो समझ गए हैं आप। इंटीजर के बाद हम आ जाते हैं छोटी सी बात नेचुरल नंबर पे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है भैया? प्राकृतिक संख्या। डियर फ्रेंड्स, प्रकृति में जो संख्याएं पाई जाती हैं वही प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में क्या है? प्राकृतिक संख्या में हम जैसे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक लिखते जाते हैं, वही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और अगर आपसे कहे कि प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे लिखिए, संख्या का योग, तो आपको बताना है। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 25 तक, कोई भी पूछे कि नेचुरल नंबर का योग बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना है?
उस संख्या में आपको लिख देना है n+1/2। ये फार्मूला आपको क्या करना है, लगाना है। जैसे पूछ ले, हम आपको एग्जांपल में दे दे, कह दे 1 2 3 ऐसे लिख दें, प्लस लगा दें और एंड सो ऑन 10 तक। ठीक, हमने कहा प्राकृतिक संख्या 1+2+3 या फिर लिख दे 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक संख्याओं का योग बताइए। तो हमने कहाँ तक गया, 10 तक। तो n बराबर जो हमें मिलेगा वो 10 मिलेगा। और अगर n बराबर 10 मिलता है तो हम यहाँ देखेंगे 10 का मान रख के 10 और 10 एक यहाँ हो गया 11, तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 10 1 11/2 और काट देंगे इससे, तो यहाँ हो गया 5 और 11 पचे 55। ठीक है, जो यहाँ से आप 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं आएंगी प्राकृतिक, उसमें क्या है 55 नंबर मौजूद हैं। उनका योग करने पे क्या मिलेगा हमको, 55। ठीक है, इस तरह से इसको लगा लेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, क्या बात कर लिया जाए, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा होल नंबर पर। ये बात हुई इंटीजर की, ये बात हुई नेचुरल नंबर की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा होल नंबर जान लेते हैं, होल नंबर क्या है और होल नंबर के हिसाब से थोड़ा समझ लेते हैं। आप हमारे साथ बने हैं, कॉपी कलम लेकर बैठिए और भरोसा रखिए कि जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन ही है, आपके लिए कंटेंट भी अच्छा है और आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए होल नंबर पे आते हैं, होल नंबर। ठीक है, लिख देते हैं पूरा होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या, अर्थात जो पूर्णांक हमने अभी बताया है उसी से बना है होल नंबर। ठीक है, उसी से ही बना है होल नंबर। और होल नंबर हम आपको बताएं पूर्ण संख्या। कोई भी संख्या अपने आप में पूरा कब होगी और पूरा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। जैसे हम आपको बताएं कि पूर्ण संख्या सभी जो लिखी गई हैं 1 2 3 4, अभी जो एक्सिस पे हमने दर्शाया था वो सभी संख्याएं पूर्ण हैं। ठीक है, आपसे कोई कहे, आप नोट में एक लिख सकते हैं कि नोट में 0 1 पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 1 पूर्ण संख्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे 0 एन इंटीजर। ठीक है, इज एन, ठीक है, 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हम आपको बात बताएं कि अगर पूर्ण संख्या है तो आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। हमारा मेन फोकस क्या है, प्रश्न, कि किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछ सकता है कि आप बताइए 1 से लेकर मान लीजिए 10 तक की पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका हमको औसत बताइए। ठीक है, 1 से 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, एवरेज बराबर जो एवरेज दिया जाएगा, ठीक है, जो एवरेज आपका होगा वो क्या कर लिया जाएगा, वो आपको बना लेना है n-1/2। ठीक है, अब n-1/2 अगर हम 10 तक लेते हैं तो 10 अगर n है तो लिए 10 -1/2, तो यहाँ पे हमको मिला 9/2। तो जो 9/2 मिला ये क्या मिल गया, जो पूर्ण संख्या है उसका एक एवरेज मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली बात पे कि ये तो हुई पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है, पूर्ण संख्या के लिए यह फार्मूला उचित है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हम इवन नंबर के लिए। ठीक है, इवन नंबर की बात कर लिया जाए। अब इवन नंबर क्या है, सम संख्या है। जो सम संख्या है उसके लिए क्या किया जाए, आपसे पूछेगा 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपके लिए, उसके लिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं 2n। ठीक है, जो संख्या कहेगा उसका 2 गुना कर देना। ठीक, आपको क्या मिल जाएगा, उसके जो सम संख्याएं हैं उनका योग आपको मिल जाएगा। इसी तरह ऑड नंबर के लिए आ जाएं कि ऑड नंबर की बात करें तो क्या करेंगे, ऑड नंबर की जब बात करेगा तो यही जो हमने लिख रखा है इसी को क्या कर देंगे 2n+1। ठीक है, 2n में एक और जोड़ देंगे तो ऑड नंबर के लिए बन जाएगा फार्मूला।
पूछेगा 1 से लेकर 50 तक, या 1 से कहेगा 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो इस तरह से आप बता देंगे। अब बात आती है कोप्राइम की। पहले बात करते हैं प्राइम की। प्राइम नंबर, ठीक है, पहले बात कर ली जाती है प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर की बात कर लें तो इसको कहेगा अभाज्य, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या वह होती है जो विभाजित ना हो। तो सबसे पहली जो बात होगी वो आप लिखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इस बात को आप नोट में लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या आती है कि ये हुई हमारे सम के लिए, ठीक है। सम के लिए अगर कहे कि विषम जो प्राइम नंबर्स है, जो अभाज्य संख्याएं हैं, वो भी 2 तरीके से है, एक सम होगी एक विषम होगी। तो सम कौन सी है? 2 है, और जो विषम है वो है 3, ठीक है। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है विषम। ये किसके लिए था? ये था इवन के लिए, और ये किसके लिए होगा? ऑड के लिए। आप बात समझ पाए होंगे? समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब आ जाते हैं, बातें कुछ और कर लेते हैं। बातें कुछ और करने का अर्थ यह है कि आप अब समझ जाइए कि आ जाते हैं, ये तो प्राइम था। अब बात कर लें को प्राइम का। को प्राइम की बात करें तो क्या होगा? को प्राइम नंबर। और जो को प्राइम नंबर होता है, आपको बता दें कि को प्राइम नंबर के लिए आप क्या होगा? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या, जो सह अभाज्य संख्या होगी डियर फ्रेंड, वह क्या होगी? तो सह अभाज्य संख्या में हम आपको बता दें कि सह अभाज्य संख्या का जो फार्मूला होगा वो 2n और ब्रैकेट में ही होगा 2n+1, ठीक है। सह अभाज्य संख्या का ये फार्मूला होगा। कैसे? अब देखिए, अगर हम आपको कहें यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्या है। मतलब एक क्या है? ऑड है और एक इवन है, और एक ऑड एक इवन जो संख्याएं लेंगे तो उनके जो अभाज्य संख्याएं बनेंगी वो इस तरह से हो जाएगी। जैसे हम कहें 7 ले लिया और 7 यहाँ 4 ही ले लीजिए, या कुछ और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या ले सकते हैं? जैसे हम ले लिए 4 और 7 ले लिए, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम्पल में दिखा दिया जा रहा है और एग्जाम्पल में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं को प्राइम हो गया, प्राइम हो गया। अब बात थोड़ी कर ली जाए कंपोजिट नंबर की। सुना तो होगा ही कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य, ठीक है। भाज्य हो जाए, कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो कंपोजिट कहलाएगी। जैसे भाज्य हो रही है लेकिन 3 पार्ट में टूट जाए, देखिए भाज्य तो ठीक है। अब अगर जैसे हम कहें, लिख दें ब्रेक इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में अगर टूट जाता है तो कंपोजिट नंबर है। जैसे हम लिखा 4 को 3 पार्ट में तोड़ना है तो क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 2, 1 2 3, 3 पार्ट में टूट गया। जैसे 6 लिया तो लिखेंगे 1 × 2 × 3, 3 पार्ट में टूट गया। ले लिया अगर मान लीजिए हमने, मान लीजिए 9 ही ले लिया तो लिखे 1 × 3 × 3, 3 पार्ट में टूट रहा है। कोई संख्या है अगर वो 3 पार्ट में टूट रही है तो क्या है? वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। आप बात इसको समझ पाए हैं? अगर आप समझ पाए हैं तो एक बात और समझते चलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है वास्तविक मान, कि मतलब जो हम निकालते हैं किसी संख्या का मान, वास्तव में वो वास्तविक रियल है या नहीं। तो देखिए, इसका एक ही कंडीशन है कि अगर जिसको आप कहते हैं मॉड, ठीक है, अगर माइनस में ए लिखा है मॉड में तो यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, मॉड हट जाएगा।
वास्तविक मान का अर्थात यही है कि अगर कोई संख्या मॉड के अंदर है तो उसके अंदर की जो संख्याएं होंगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे प्लस हो, वो सदैव क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यही बात समझानी थी। ये था नंबर सिस्टम का कुछ छोटा सा। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ब्रॉड है और बहुत बड़ा है। कुछ संख्याओं के बारे में हमने छोटा मोटा सीख लिया है। अब हम सीख लेंगे थोड़ा सा, क्या सीख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, थोड़ा सा क्या सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ा सा क्या विभाज्यता का नियम सीख लें तो बातें बन जाए। देखिए, विभाज्यता का जो नियम होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपको बता दें कि विभाज्यता के नियम में हम ज़्यादा खचरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देते हैं। जैसे लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 16। ठीक, तो पहले 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। 2 का विभाज्यता का नियम यही है कि अगर यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 2 हो, ठीक है, जो इकाई अंक है वह 2 हो या 2 का गुणज हो। आप नहीं समझ पाए, जो अगर हमने लिख दिया है 226 या लिख दे 226 या 2 लिख दिया, तो इसका जो एक अंक लास्ट का है वो 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तब वह संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। अब जैसे हमें यहाँ सिर्फ 6 ही रहने दे, तो क्या 6 नहीं डिवाइड हो रहा है 2 से, 6 भी 2 से हो रहा है, अर्थात ये तब भी 2 से कटेगा। मतलब 2 से भाग देने पर किसी एक अंक में कोई नंबर्स लिखा, कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई अंक में भाग देने पर, यूनिट डिजिट में 2 से क्या करेंगे, भाग देने पर अगर वह कट जाती है तो वह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। उसी तरह यहाँ करेंगे यूनिट डिजिट 2 प्लेस, ठीक है, 2 प्लेस तक। जैसे लिख दिया 226, अब यहाँ 2 प्लेस तक लिया, एक प्लेस ये ले लिया और दूसरा प्लेस ये ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर 4 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या क्या है, 4 से डिवाइड है। अगर नहीं होती है तो 4 से डिवाइड नहीं है। इसमें अब पूरा नहीं लिखेंगे। 8 में क्या होगा, 8 में 3 का यूनिट डिजिट देख लेना और 16 में 4 यूनिट डिजिट देख लेना। अगर 3 यूनिट डिजिट लेते हैं, 8 से भाग करेंगे, कट जाता है तो 8 से विभाज्य है। 4 डिजिट लेंगे, 16 से कट जाता है तो क्या है, 16 से विभाज्य है। ये तो हुई बात 4, 8, 16, 2 की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग। ये थी सम वाली। विषम में अगर आ जाए तो 9 और 3, तो हम तो कहते हैं सिर्फ एक सीख लो, चाहे 3 को सीखो चाहे 9 को, दोनों में से किसी एक का यूनिट डिजिट निकालना आप सीख गए तो बातें वही है। क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 का गुणज 9 है, तो जो रूल इसमें लगेगा वही रूल इसमें लगेगा। इसमें कहते हैं कोई संख्या अगर दी गई है, कोई संख्या दी गई है तो क्या करना है, इन संख्या का योग करना है, इन संख्या को आपस में क्या करना है, समेशन करना है और उसके बटे में 9 लगाना है। अगर समेशन करने के बाद संख्या 9 से कट जाती है, 9 से कटती है, तब वो 9 से कटेगी और 3 से भी कटेगी। वही संख्या क्या 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि दोनों रूल क्या है इसी में है कि 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यही प्रक्रिया इसमें भी होगी। अब देखिए यहाँ पे किए तो नहीं कट रहा है, अर्थात ना 9 से कटेगी ना 3 से कटेगी। कोई कट रही है उसको लेकर देख लेते हैं। जैसे 27 ले लें और 27 ले लें, ठीक। अब इसको ले लिया तो अब इसका सम करते हैं। इसका सम किया 7 + 2 + 7 और अपान 9 किया। अब जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ा 9 हुआ, 9 2 जा 18 हुआ और 18 अपान 9 करेंगे, काट दिया, अर्थात कट रहा है 2 बार गया। तो जब कट रहा है तो ये 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। आप बात को समझ पाए होंगे। अगर बात को समझ पाए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब बताते हैं आपको 11 का।
5 का क्या बताएं, 5 का भी बता देते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, किसी नंबर्स के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या है, 5 से डिवाइड होगी। अब आते हैं 11 की बात करते हैं। 11 में कुछ इस तरह हैं, जैसे हमने लिख दिए 2 1 5 6, ऐसे हमने लिख दिया, मान लो 2 और बढ़ा लिया, ऐसे लिखा है और कहा कि बताइए यह संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक अंक लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक लेना है। मतलब जो संख्या एक के बाद एक ऐसे नगाते हुए चल रहे हैं, ऐसे घूमते हुए चल रहे हैं, इसी को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखा है 2 और 5 जोड़ा तो 7 हुआ, तो लिख लेंगे 2 + 5 + 2, इसको जोड़ लेंगे और फिर जो संख्याएं इसको हमने बचा रखी है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने जोड़ा 1 + 6 और इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे और बटे में लगाएंगे 11। अब देखिए जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 6 1 7। अब 9 में से अगर 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और 2/11, अर्थात यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 11 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो डिवाइड नहीं होगी। तो यह संख्या पूरी क्या है, 11 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे चेक करेंगे आप, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब आती है बातें जैसे कुछ और, जैसे हम आपको बताएं डिविजिबिलिटी रूल में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब आपसे हम कहें कि कोई एक संख्या हम दे रहे हैं, उसको आपको बताना है कि वो विभाज्य है कि नहीं। जैसे हम कहें 38, लिख दिया 38 5 और यहाँ लगा दिया स्टार, फिर लिख दिया 1, ठीक है। कहूँ 3 से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है, तो इस स्टार की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो 3 का डिविजिबिलिटी 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखा है वही लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 3 + 8 + 5 और प्लस लगाएंगे स्टार, फिर 1 + 1 और बटा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। जोड़ लेंगे, 8 में 3 जोड़ा 11 हुआ, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हुआ और 16 में 1 जोड़ा तो 17 हुआ। लिखा 17 प्लस लगाया स्टार बचा है और बटा में 3 लिखा। अब देखिए 3 बचे 15 तो होता है, 3 5 या 15। अब हुआ बचा यहाँ 2 और 2 बचने के बाद 2 में 3 से तो भाग जाएगा नहीं, तो किससे और मिला लें, उसमें थोड़ा सा क्या और जोड़ दें, कट जाए। जैसे ये कट नहीं रहा पूरा 17, तो कुछ और कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए जिससे पूरा कटने लगे। अगर इसमें एक जोड़ लें, मान लीजिए 17 है +1 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 18/3, जो पूरा कट जाएगा। अर्थात स्टार की जगह पे क्या रखा हमने, 1 रखा। तो आप कहेंगे जो स्टार की वैल्यू है वह क्या है, 1 है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप समझ पाए, शायद समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 11 का पूछ सकता है, जैसे दे दे 11 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। हम आपको बताएं, सेशन को पढ़ना, नंबर सिस्टम पढ़ना अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा काम का अर्थात ये कह लें कि जो व्यक्ति डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है वो मैथ में कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता है। जैसे हम बताएं कि कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए टेट, सुपर टेट या फिर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम देते हुए वो जब क्वेश्चन उनके सामने मैथ का आता है तो उनको पसीने आने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है, फिर भी उनको क्वेश्चन लगाने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कभी डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल और सभी प्रकार के रूल नंबर सिस्टम की पढ़े नहीं। अगर पढ़े होते तो उनको इसकी समस्या नहीं आती। इसलिए अभी पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है। आप लोग अलर्ट हो जाइए और डिविजिबिलिटी रूल हुआ, कैलकुलेशन हुआ, मेथड, ये सब क्या है, इकाई अंक निकालना, ये सब नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लीजिए। और नंबर सिस्टम अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पेट में कोई भी क्वेश्चन आता है
तो आप तुरंत लगा देंगे। आप कहेंगे सर पेट में तो ज़रूरी नहीं है कि डिविजिबिलिटी से पूछा जाए। आपको बताएं हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन, इससे कम ही कह रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से ही आते हैं। और हम आपको बताएं कि जितने भी चैप्टर्स बनते हैं, जितने भी चैप्टर्स बने हैं वो सब किससे हुए हैं? नंबर सिस्टम से ही बने हैं। तो नंबर सिस्टम से जितने चैप्टर्स बनते हैं सब में मेथड्स लगते हैं, सब में डिविजिबिलिटी लगता है, सब में फैक्टर्स होते हैं, सभी में स्क्वायर होता है, सभी में क्यूब होता है, सभी में क्या मेथड ऑफ कैलकुलेशन होता है, ये सब चीज़ें सभी में होती है। और वो बनाता कौन है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने नहीं देती हैं। ठीक है, अब आज के लिए हम सोच रहे हैं इतना ही रहने दें। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको अभी बता दें कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इकाई अंक निकालना बताएंगे। ठीक है, इकाई अंक, और भी उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कराएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ निकालना बताएंगे, उसमें क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।